Namaskar. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yesterday, we started with nucleophilic substitution reactions. देखें हमने क्या पढ़ लिया था. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का क्या मतलब होता है. इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टाइप क्या हैं. एलिफेटिक रिएक्शन दो तरह की होती है, SN2 एंड SN1. SN2 मतलब बाइमोलिकुलर और SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर, और यही चीज एरोमेटिक में भी है. फिर एक सिंपल एग्जांपल SN2 रिएक्शन का, जिसमें कैसे रिएक्शन हो रही है ये दिखाया गया है. एक एल्काइल क्लोराइड में एक्वस QH डाल दिया तो Cl हट जाता है, OH आ जाता है. फिर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे. कैरेक्टरिस्टिक्स में मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल्स टू 2 एंड बाइमोलिकुलर रिएक्शन. ये कैसे पता चला? क्योंकि एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है. एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है और उस एक स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं. तो दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी. फिर वन स्टेप रिएक्शन है. एक बार जरा इसको चेक करिए, कल शायद यहां पे 2 स्टेप रिएक्शन लिख गया है. बताएं क्या लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, 1 स्टेप या 2 स्टेप? सर 2 स्टेप. इसको चेंज करके 1 स्टेप कर दीजिए. 2 स्टेप नहीं है, 1 स्टेप है. एक ही स्टेप है, इसमें सिंगल ट्रांजिशन स्टेट बनती है. इसके बाद रेट लॉ R is equals to K Rx into nucleophile, which suggests that it is second order reaction. Now rate of reaction depends upon पहला पॉइंट हमने लिखा स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड. स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड पर कैसे डिपेंड करेगी कि जैसे जैसे बल्कि मतलब बड़ा, जैसे जैसे बल्कि एल्काइल हैलाइड होता जाएगा वैसे वैसे रिएक्शन स्लो होती जाएगी. ऐसा इसलिए है कि न्यूक्लियोफाइल का कार्बन से बॉन्ड बनाने की जो अप्रोच है वो कम हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी. फिर बी पार्ट, लीविंग एबिलिटी ऑफ द लीविंग ग्रुप. जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी. एंड देन सी पार्ट, न्यूक्लियोफिलिसिटी. जितना उतनी रिएक्शन होगी. न्यूक्लियोफिलिसिटी को पढ़ रहे थे. न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ये बताती है कि कितना फास्ट न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है. हाउ फास्ट द न्यूक्लियोफाइल इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. बेसिसिटी ये बताती है हाउ स्ट्रांगली बेस इज एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोटॉन. H+ को कितनी पावर से, स्ट्रेंथ से निकाल रहा है. इसके लिए फिर मैंने एक पैरेलल क्वेश्चन पूछा था आपसे. इसको कैसे समझ सकते हैं न्यूक्लियोफाइल और बेसिक कैरेक्टर को. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि भाई मान लो एक रेसलर और एक बॉक्सर में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा. तो इसको अगर थोड़ा गहराई में सोचेंगे तो इसका आंसर कुछ ऐसा बनता है कि अगर वो लड़ाई, वो फाइट जल्दी खत्म हो जाती है, लेट अस से 2 मिनट्स टू 5 मिनट्स में खत्म हो गई, तो वो बॉक्सर जीतेगा.
क्योंकि बॉक्सर और बॉक्सिंग इज अ गेम वेयर टाइमिंग, द मेथोडोलॉजी टू स्ट्राइक, एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। कितनी तेजी से पंच मारे जा रहे हैं, कहां मारे जा रहे हैं, ये बॉक्सिंग में है। रेसलर, पहलवानी जो आती है, पहलवानी एक स्ट्रेंथ का काम है। पहलवान ताकत से लड़ते हैं, तो जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना स्ट्रांग रेसलर होगा, पहलवान होगा। न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे बॉक्सर है। तो अगर लड़ाई जल्दी खत्म हो गई तो बॉक्सर जीत जाएगा, लेकिन अगर वही मैच लंबा चला गया, कोई रेसलर ऐसा है उसने कहा कि भाई मैं जल्दी भले ही नहीं मार पाऊं लेकिन मैं टिका रहूंगा, मैं गिरने नहीं वाला, और वो मैच चला जाए 30 मिनट्स ऑनवर्ड्स, फिर रेसलर ही जीतेगा, क्योंकि बॉक्सर की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, उसके पास ताकत कम होती है। न्यूक्लियोफाइल और बेस ये इसी तरह से काम करते हैं। न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल ऐसा है जैसे बॉक्सर, भाड़ भाड़ भाड़, तेजी से, फास्ट। और बेस ऐसे है जैसे रेसलर, स्ट्रेंथ से काम करेगा। जब H+ निकाल लिया तो निकाल लिया, फिर रिलीज नहीं करेगा। इसीलिए हमने लिखा आगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइनेटिक प्रॉपर्टी एंड बेसिसिटी इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। काइनेटिक्स का मतलब है रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, और थर्मोडायनेमिक का मतलब है प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा या लेस स्टेबल बनेगा। तो अगर रिएक्शन फास्ट होगी तो काइनेटिक्स डिसाइड कर रही है, और जहां तक स्टेबिलिटी की बात है थर्मोडायनेमिक्स डिसाइड कर रही है। कभी कभी दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस आ सकते हैं, और अक्सर ज्यादातर केसेस में सेम होता है। मतलब जो प्रोडक्ट स्टेबल है वो जल्दी भी बनता है, ज्यादातर केसेस में ऐसा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि एक लेसर स्टेबल जल्दी बन जाएगा, लेकिन उसी रिएक्शन को अगर ज्यादा समय तक कराया जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोर स्टेबल होगा, लेकिन बनेगा देर में, धीरे धीरे। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से मैं ले रहा हूं क्योंकि आपने पढ़ी हुई है। अगर मैं इसमें मिथाइल क्लोराइड डाल दूं, AlCl3 डाल दूं और ये एक्सेस में डाल दूं, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? अगला मिथाइल कहां जाएगा? कुछ बोले? ऑर्थोपैरा। अब ये रिएक्शन अगर आगे कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि हमने मिथाइल क्लोराइड एक्सेस में डाला हुआ है, तो क्या होगा? ये प्रोडक्ट मिल जाएगा या ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इस रिएक्शन में थोड़ा लंबे समय तक रिएक्शन होने दीजिए और टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, तो ये मिल जाता है, जिसको कहते हैं मिस्टलीन। तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करिएगा? हमने क्या चीज चेंज की है? लॉन्गर टाइम एंड हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दीजिए और रिएक्शन को थोड़ा 1-8 घंटे होने दीजिए। तो अगर दो रिएक्टेंट्स को मिलाया जाए और इमीडिएटली सेपरेट कर लिया जाए, उन्हें ज्यादा एक्सपोजर टाइम नहीं मिल रहा है। आपने ए और बी को मिलाया एक कंटेनर में, यू गिवन देम सम मिनट्स फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड देन यू स्टार्टेड सेपरेशन। आपने उसको डिस्टिलेशन से या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से सेपरेट करना भी शुरू कर दिया, तो आपको ऊपर वाली चीज मिलेगी, यानी जो रिएक्टेंट्स जल्दी बनते हैं, जो प्रोडक्ट्स जल्दी बनते हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने रिएक्टेंट्स को मिलाया ए एंड बी एंड यू अलाउड देम
टू रिएक्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो फिर वो मिलेगा जो थर्मोडायनेमिक स्टेबल है, जैसा कि नीचे वाले में जो ब्लू कलर से मिस्टलीन बनाया वो मिलना है। तो ऊपर वाली रिएक्शन के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो हम कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड, और नीचे वाली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। कुछ समझ में आ रहा है ये? इसका एक और एग्जांपल लेता हूं उन्हीं रिएक्शंस को जो आप पढ़ चुके हैं। अगर याद हो किसी को, इसमें HBr का एडिशन होगा तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, वन इक्विवेलेंट डाला गया। याद है ये? तनु ये पढ़ाया गया था आपको? या भी रिएक्शन पढ़ी है जो ग्रीन कलर से मार्क की है लास्ट में? यस सर। इसमें ऊपर वाले प्रोडक्ट के लिए हम एक नाम यूज करते थे, हम कहते थे 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, और नीचे वाले के लिए हम क्या बोलते थे? या भी बताइए। सर मुझे ऐसे नहीं याद। कार्तिकेय बताओ। सर 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। अब जरा ये बताओ कि कौन सा कब मेजर बनता है? 1-2 मेजर कब है, 1-4 मेजर कब है? सर जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो 1-2 मेजर बनता है, और जब ज्यादा होता है तो 1-4 मेजर बनता है। मतलब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर 1-4 मेजर है और टेम्परेचर कम रखने पर 1-2 मेजर है, एंड दैट इज अ क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन फॉर काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक। अगर लो टेम्परेचर पर आप फटाफट रिएक्शन करा लेते हैं, मतलब इट इज इमीडिएट, जल्दी, तो 1-2 एडिशन मेजर है। और अगर आप रिएक्शन को लंबे समय तक होने देते हैं और टेम्परेचर बढ़ा देते हो, थर्मोडायनेमिक्स की तरफ रिएक्शन चली जाती है और 1-4 मेजर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ रिएक्शंस थर्मोडायनेमिक से डिसाइड होती हैं, कुछ काइनेटिक से डिसाइड होती हैं। ज्यादातर केसेस में रिजल्ट सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम होते हैं, वेरिएशन आ जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे जो पढ़े हुए थे, उनका रीजन अब आपको मिल रहा होगा। तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो काइनेटिक्स की प्रॉपर्टी है, और जो बेसिसिटी होती है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। फिर हमने अगला पॉइंट लिया, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल अफेक्ट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या मतलब इस बात का? मान लीजिए एक न्यूक्लियोफाइल है, और एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, दोनों को एक मॉलिक्यूल लेटर से इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करा दें आप, किसकी रिएक्शन फास्ट होगी? श्रेय बताइए। आपकी आवाज नहीं आई। अगर आप अंदाजा लगाते तो क्या लगाते? और रीजन इसका क्या है? ये साइज पे जरा बात करें, दोनों में नाइट्रोजन ही अटैक करेगा इस कार्बन पर, लेकिन यहां नाइट्रोजन घिर गया है 3 तरफ से, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और यहां एक तरफ से प्रोपाइल है, बाकी दोनों तरफ हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन मान लीजिए है या नहीं है, बहुत डिफरेंस नहीं होता, हाइड्रोजन का साइज मिनिमम है,
पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन होता है, मतलब ये ऐसे मान लीजिए कि नहीं होता है। तो हाइड्रोजन साइज को मिनिमम इफेक्ट करता है। तो कौन सी नाइट्रोजन ज्यादा एक्सपोज्ड है, ओपन है अटैक करने के लिए, पहली वाली। और कौन सी नाइट्रोजन अंदर छुप गई है, जिसका चारों तरफ से हिंड्रेंस आ रही है, दूसरी वाली। तो कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? श्रेय फिर से आंसर कर दीजिए, विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो ये इस पॉइंट का मतलब है कि साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल अफेक्ट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल बड़ा होता जाएगा, अब मैं एक न्यूक्लियोफाइल यहां पर और डाल दूं, CH3NH2, तो आप देख सकते हैं कि CH3NH2 की न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी और बेटर हो सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन अटैक कर रहा है और हिंड्रेंस और कम हो जाएगी इसमें। क्या ये 3 पॉइंट जो लिखे गए हैं, इसके बारे में कुछ समझ में आया? और कोई डाउट है तो बोलें। सर बेसिसिटी पे साइज का कोई इफेक्ट क्यों नहीं होता? नो इफेक्ट की जगह हम लेसर इफेक्ट कर दें, ज्यादा ठीक रहेगा। नो इफेक्ट थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि वैल्यूज में थोड़ा बहुत चेंज आता है। मैं फिर वही एग्जांपल लिख देता हूं। अब आप ये बताइए कि ये फर्स्ट बेस है जो प्रोपाइल अमीन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस? सर स्ट्रॉन्ग बेस। फिर मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम की याद दिलानी पड़ेगी। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलोगे? सर जिसकी Kb की वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा हो। और क्या लगता है आपको, इसकी Kb की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1? सर लेस देन 1। इसको स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस कहाँ रखिएगा? वीक बेस। जो सेकंड मॉलिक्यूल है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? सर वीक बेस। वीक बेस है। अभी हम यही रुकते हैं, दोनों वीक है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो रहा है कि दोनों ऑर्गेनिक बेस हैं और दोनों ही अमीन्स हैं। एक प्राइमरी अमीन है, एक टर्शियरी अमीन है, दोनों वीक बेस है। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अगर मैं दोनों की Kb वैल्यू निकालूं, तो इनका जो भी ऑर्डर आएगा, x इंटू 10 टू द पावर y, Kb1 और Kb2, दैट विल बी x डैश इंटू 10 टू द पावर y। ये ऑर्डर सेम होगा, मतलब इनकी वैल्यूज का जो ऑर्डर आता है दैट इज अराउंड 10 टू द पावर -5। तो इस बेस की भी और इस बेस का जो ऑर्डर होगा वो 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर में रहने वाला है Kb। हाँ, ये हो जाएगा कि इनका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है x, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 5 हो सकता है, वहां वेरिएशन आ सकता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा चेंज करा यहां पर। आप अपने नोट्स में चेंज कर लीजिए, साइज ऑफ बेस हैज नो की जगह पर कर दीजिए लेसर इफेक्ट, कि ऑर्डर लगभग उतना ही रहता है। सर जब हमने बेसिसिटी ऑफ अमीन्स पढ़ा था तो उसमें एक पॉइंट पढ़ा था, स्टेरिक इनहिबिटेंस ऑफ रेजोनेंस। तो सर हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो एज बेसिक एज एलिफेटिक अमीन्स। तो सर उसमें तो ऑर्डर में भी चेंज आ जाएगा? वहां ये हो जाएगा, जो इस तरह के बेसिस होंगे तो यहां ऑर्डर में काफी चेंज आ जाएगा। बिल्कुल, इस वाले केसेस को अगर आप लेते हैं तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर का जो चेंज होगा, जैसे एनिलीन उठा लीजिए तो एनिलीन का ऑर्डर होता है 10 टू द पावर -9, और जो एलिफेटिक अमीन उनका ऑर्डर होता है 10 टू द पावर -5। तो यहां डिफरेंस तो ठीक ठाक है। खैर, लेकिन ये एक अपवाद की तरह से है, ये एक एक्सेप्शन है, ये जनरल रूल नहीं है। आपने जो पॉइंट उठाया है उसमें एरोमेटिक और एलिफेटिक को कंपेयर करा दिया गया, ठीक है। एरोमेटिक एंड एलिफेटिक आर टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर हम सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो बेसिसिटी में फर्क नहीं आ रहा। और जो पॉइंट आपने लिया है, एनिलीन को ले लेते हैं और दूसरा एरोमेटिक अमीन ले लें जिसमें स्टेरिक इनहिबिशन हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, बट दैट इज एन समथिंग एक्सेप्शन। ओके सर।
तो वो एक्सेप्शन की तरह आप उसे पढ़ते भी हो कि हाँ भाई ऐसा केस होगा तो क्या होगा, तो जनरल रूल तो नहीं है। तो अगर आप इसको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहें अपने स्टेटमेंट में कि स्टेटमेंट फिर ठीक ही लगे, तो फिर यहां पर एक वर्ड और डाल दीजिए, जनरली साइज ऑफ बेस हैज नो लेसर इफेक्ट ओवर बेसिसिटी जनरली। तो उसमें फिर ये जाएगा कि जो अपवाद वाले केस हैं वो अलग एनकाउंट केसेस लिए जाएंगे और नॉर्मली स्टेटमेंट ठीक होगा। ठीक है, यस सर। आगे तो यहां तक कोई डाउट बनता है इसके पहले वाले पेज में और इस वाले पेज में? अब मैं आगे ले रहा हूं, जनरली A strong base is better nucleophile। अब ये बात तो पकड़ में आ जाती है कि बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है। OH माइनस अगर CH3Br से रिएक्शन करे और CH3OH बना दे तो OH माइनस ने इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दिए और ये न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। OH माइनस अगर HCl से रिएक्शन करे और H2O बना दे, OH माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को दिए और तब ये बेस कहलाता है। तो वही OH माइनस न्यूक्लियोफाइल भी है, वही OH माइनस बेस भी है। तो हर न्यूक्लियोफाइल बेस होता है, हर बेस न्यूक्लियोफाइल होता है। अंतर ये है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे किसको रहा है, इससे ये डिसाइड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर वो कार्बन को देता है तो न्यूक्लियोफाइल बोलना है, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को देता है तो बेस बोलना है। और लाइन ये आपने लिखी है कि जनरली अ स्ट्रॉन्ग बेस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। अब हम इसके केसेस ले रहे हैं कि किन्हीं भी दो न्यूक्लियोफाइल के बीच में हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे कंपेयर करें। दो अलग अलग न्यूक्लियोफाइल दे दी जाए तो आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो आप कैसे बताइएगा। केस 1, when attacking nucleophile have same attacking atoms, मतलब जैसे ये इथॉक्साइड, एसीटेट, H2O, इनके सभी के अटैकिंग एटम ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन ने ही इलेक्ट्रॉन पेयर देना है। अगर RX रिएक्शन करा रहे हैं तो ये O माइनस इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां पर स्ट्रॉन्गर बेस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। अब हमें क्या करना है, इनका बेसिक कैरेक्टर अरेंज करना है। तो किन्हीं भी 3 मॉलिक्यूल में बेसिक कैरेक्टर कैसे बताइएगा, विधि समझाइए। कैसे आप पता लगाओगे इन 3 मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है? सर जिसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा सर वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। हाँ, हम लोग सबके कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे। पहले वाले का कॉन्जुगेट होगा अल्कोहल, दूसरे वाले का होगा एसिटिक एसिड, तीसरे वाले का होगा H3O+। ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। अब जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है एसिड में, तो ये वीक बेस हो गया। और सबसे वीक अल्कोहल है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो सबसे
वीक बेस H2O है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस CH3CH2O माइनस है, और यही इनका बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। फिर केस सेकंड, व्हेन अटैकिंग एटम्स आर डिफरेंट बट ऑफ सिमिलर साइजेस। अटैकिंग एटम्स डिफरेंट है, साइजेस सेम है, जैसे CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस एंड F माइनस। CH3 माइनस में अटैकिंग एटम कार्बन है, NH2 माइनस में नाइट्रोजन है, OH माइनस में ऑक्सीजन है, F माइनस में F। द लॉजिक इज स्ट्रॉन्गर बेस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। जिसका स्ट्रॉन्ग बेस होगा वही बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा CH3 माइनस, देन NH2 माइनस, देन OH माइनस एंड देन F माइनस। इसके लिए भी आप इनके कॉन्जुगेट एसिड बना लेंगे, CH4 NH3 H2O एंड HF। तो CH4 सबसे वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब आगे चल रहे हैं। केस थर्ड, attacking atoms are different and are of different sizes। जैसे CH3O माइनस एंड CH3S माइनस। अटैकिंग एटम्स ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो सल्फर और ऑक्सीजन के साइज भी डिफरेंट है। अब ऐसे में क्या करना है, if solvent is non-protic or non-polar or gaseous phase reaction, gaseous phase reaction, a stronger base better nucleophile। मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा CH3O minus is better than CH3S minus। If solvent is protic, सॉल्वेंट अगर प्रोटिक होगा तो यहां ऑर्डर बदल जाएगा, स्ट्रॉन्गर बेस वीकर न्यूक्लियोफाइल। यहां ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर आएगा उसमें CH3S माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा CH3O माइनस से।
ऐसा होता क्यों है? This is due to phenomena called envelope effect. Protic molecules surround nucleophile and hence their nucleophilicity is decreased. A stronger base have high negative charge are surrounded by polar Protic solvent molecule. Similar to formation of an envelope. Reducing न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहां पर एक फिनोमेना काम कर रहा है जिसको हमने नाम दिया एनवेलप इफेक्ट, जिसके कारण ये कम हो जाता है। जैसे अगर मैं ऊपर वाले केस को लिखूं तो वाटर में ये ऑर्डर है और एसीटोन में ये ऑर्डर है।
ये कुछ मैंने सवाल आपके लिए छोड़े हैं, इसको नोट करेंगे, फिर इसका क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। पहले नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस को आंसर करेंगे।
Completed? सर हो गया कंप्लीट। चलिए बताइए आंसर्स। श्रेय, क्वेश्चन नंबर 1 क्या आंसर रहा? सबसे ज्यादा एंड सबसे लास्ट, ये रेट ऑर्डर आएगा। शांतनु, यस सर। एसीटोन में क्या ऑर्डर आएगा? सेकंड क्वेश्चन। सर एसीटोन में सबसे पहला आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? F- है या I- है? सर स्ट्रॉन्ग बेस आई है। अगर आपके सामने 4 एसिड हो, HF, HCl, HBr एंड HI, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? सर HF। यहाँ गड़बड़ है, आप इसको करेक्ट कर लो। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI है और सबसे वीक एसिड HF है, और यहां से यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अपने नोट्स में ऐड कर लो अगर आपको पता नहीं है। ये बॉन्ड साइज डिफरेंस के कारण होता है। HI में आयोडीन बड़ा आइटम है, हाइड्रोजन छोटा आइटम है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, HI बॉन्ड इजीली टूटेगा। तो HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, एज स्ट्रॉन्ग एज H2SO4, और HF सबसे वीक है। अब बताइए सबसे वीक बेस कौन सा है, I- या F-? सर सबसे वीक बेस है HI से। नहीं, HI तो इनके कॉन्जुगेट एसिड बना लिए हमने भाई। ये हमारे पास 4 न्यूक्लियोफाइल थे, इनके कॉन्जुगेट एसिड ये बना लिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये भी बता दिया कि HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस I- वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? सर वीक होगा। तो I- और F- में वीक कौन सा है? सर I-। तो ये वीक बेस हो जाएगा। अब एसीटोन पर आ जाओ। एसीटोन किस तरह का सॉल्वेंट मानोगे से? पोलर प्रोटेक या पोलर नॉन प्रोटेक? सर पोलर। देखो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है एसीटोन? यस सर। तो किस केस में आ रहा है, प्रोटेक में या नॉन प्रोटेक में? सर नॉन प्रोटेक में। तो अब जब हम आंसर करेंगे तो एसीटोन में आप कौन सा वाला केस लगाएंगे? थर्ड केस में F- और I-। स्ट्रॉन्ग बेस में अच्छा न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस में पुअर न्यूक्लियोफाइल, क्या बोलिएगा? सर स्ट्रॉन्ग बेस में अच्छा न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब बेटर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो F- बेटर होगा या I- बेटर होगा? सर I- बेटर होगा। अरे अभी अभी तुम्हें बताया तुमने, F- और I- में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? सर स्ट्रॉन्ग बेस तो
सर स्ट्रॉन्ग बेस एफ है, एफ में है। स्ट्रॉन्ग बेस अगर F था यस सर। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? ऊपर लिखा है ना, यस सर। केस थर्ड पढ़ लो। स्ट्रॉन्गर बेस बेटर न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ है। यस सर। F माइनस अच्छा है या F माइनस खराब? सर अच्छा है। तो ये ऑर्डर आ जाएगा एसीटोन में। वाटर में क्या होगा? वाटर में स्ट्रॉन्ग बेस मतलब पुअर न्यूक्लियोफाइल, तो ऑर्डर बदल जाएगा। वाटर के अंदर I माइनस अच्छा हो जाएगा, F माइनस पुअर हो जाएगा। ये ऑर्डर होगा। ठीक है शांतनु? यस सर। आर्यन, यस सर। थर्ड क्वेश्चन आंसर बताइए। सर SH नेगेटिव ज्यादा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो ये 1 2 3 सभी के हो गए होंगे। नाउ फास्टर SN2। मुस्कान बताइए पहले वाले केस में क्या आंसर कर रहे हो आप? A फास्ट है या B फास्ट है? ए। सर ए। ठीक है, या भी बताइए क्वेश्चन 2 में किसको फास्ट कर रहे हो? सर SH माइनस वाले को। यहाँ पे एक मैंने O भी लिखा होगा। देखें, DMSO। DMSO is dimethyl sulfoxide non-protic polar solvent। DMSO डाइमेथाइल सल्फोक्साइड पूरा नाम है इसका। ये पोलर नॉन प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होता है। अब आपको ये बताना है OH माइनस SH माइनस में कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा? DMSO सॉल्वेंट है, और DMSO नॉन प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है। तो कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है? SH माइनस OH माइनस? सर OH माइनस। तो कौन सी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी? सर फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली। ठीक है, अगर मैं सॉल्वेंट DMSO को बदल दूं और यहां लिख दूं वाटर, तो आपका आंसर उल्टा हो जाएगा। फिर आप सल्फर वाले को बेटर न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ठीक है, किसी का कोई डाउट है इसमें जो अभी पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिसिटी? ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी का कुछ बेसिक आइडिया आपको हो गया है। अब मैं वापस ले जा रहा हूं SN2 रिएक्शन पर। आपको याद होगा हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 लिख रहे थे, जहां पर ये C पॉइंट आया था न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। अब आपको ये मतलब समझ में आ गया, बेटर न्यूक्लियोफाइल फास्टर द रिएक्शन। किसी को कुछ कहना है इस पे? नाउ आई मूव अहेड। D पॉइंट,
solvent. Polar but non-protect solvent like DMF, DMSO favors SN2 reaction. DMF होता है डाइमेथाइल फॉर्मेमाइड. As the polarity of the solvent increases, SN2 reaction becomes more fast. अगर हम दो सॉल्वेंट ले लें, दोनों ही पोलर हो, एल्काइल हैलाइड भी सेम हो और न्यूक्लियोफाइल भी सेम हो, तो वो सॉल्वेंट ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा जो ज्यादा पोलर है. ये इस बात का मतलब है. पोलैरिटी आप कैसे डिसाइड करोगे? तो पोलैरिटी डिसाइड करने के लिए एक फैक्टर तो आप डाइपोल मोमेंट देखोगे और दूसरा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. पोलैरिटी कैन बी कंपेयर्ड using dielectric constant. आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब पता है? ठीक है. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा तो पोलैरिटी ज्यादा होगी. अगला पॉइंट मैं ले रहा हूं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन. If alkyl halide is optically active, then in SN2 Walden inversion takes place. क्या मतलब है इस बात का? अगर हम इसमें सोडियम साइनाइड डाल दें, Cn माइनस इज न्यूक्लियोफाइल, तो अब देख सकते हैं कि साइनाइड उसकी अपोजिट तरफ से जुड़ता है जिस तरफ से न्यूक्लियोफाइल लगा है. इसको ऐसे कह सकते हैं कि इन जनरल R फॉर्म SN2 रिएक्शन के बाद S फॉर्म में बदल जाती है.
एक और एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। आप देखें कि न्यूक्लियोफाइल जिधर से जुड़ता है वो लीविंग ग्रुप का अपोजिट एंड है। इसको आप यहां से समझ सकते हैं। इस चीज को फिर से व्यू करिए। OH माइनस ने अटैक किया इस कार्बन पर और एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई इस तरह से। पहले तीनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ थे और ट्रांजिशन स्टेट में तीनों हाइड्रोजन प्लेनर हो गए। अब अगर ये Cl निकल जाता है तो ये तीनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ चले जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल नीचे से जुड़ जाएगा। तो आप जरा Cl की पोजीशन और OH की पोजीशन को देखिए। Cl की पोजीशन एंड OH की पोजीशन को देखिए, आपको दिखाई पड़ेगा इन्वर्ट हो चुके हैं। और इसी को हम कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, कि Cl जहां से हटेगा उसकी अपोजिट साइड से OH आएगा। इसी को समझते हुए if you look here in these cases Br जहां से हटेगा उसके अपोजिट साइड से साइनाइड जुड़ेगा, Br जहां से हटेगा उसके अपोजिट साइड से NH2 जुड़ेगा। तो वॉल्टन इन्वर्जन होता है SN2 रिएक्शन में। आइए इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे।
नोट हो गया? Yes. यस और नो? किसी को और टाइम चाहिए? सर हो गया नो। अगली रिएक्शन ले रहे हैं अब, SN1। That is bimolecular न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN का मतलब अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है आपके लिए, ठीक है। एक रिएक्शन को देखिए, now in this reaction alkyl halide रिएक्शन कर रहा है एक्वस KOH से, लेकिन थोड़ा अंतर यह है कि एल्काइल हैलाइड का साइज काफी बड़ा है और इसके लिए जो पुरानी मैकेनिज्म सजेस्टेड है वो ऑपरेट नहीं होती बिकॉज ऑफ इट्स बल्की साइज। तो जो मैकेनिज्म सजेस्टेड है वो ये है, स्टेप 1 कार्बोकेटायन का बनना, स्टेप 2 न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। इस तरह से ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है।
Characteristics of the reaction. Number 1, two steps reaction. RDS is formation of carbocation. RDS याद है? Rate determining step. अब बताइए मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी रिएक्शन की? क्योंकि आरडीएस में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, मॉलिक्यूलरिटी इज 1. रेट लॉ आर प्रोपोर्शनल टू Rx, that is first order reaction. Now, factors affecting rate of reaction. पहला, स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड. मान लीजिए 3 अलग अलग एल्काइल हैलाइड हैं. इन तीनों में एक प्राइमरी है, एक टर्शियरी है, एक सेकेंडरी है. किसकी रिएक्शन रेट फास्ट होगी? टर्शियरी की. क्यों टर्शियरी की? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. Leaving ability of the leaving group. सबसे अच्छी लीविंग एबिलिटी आरआई की होगी और सबसे पुअर लीविंग एबिलिटी आरएफ की होगी. ये रेट का ऑर्डर है. Solvent, polar protic solvent favors SN1. For example, H2O. H2O SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा.
rearrangement in carbocation is possible since carbocation, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है ऐसे तो, क्योंकि जब भी कार्बोकेटायन बनेगा रीअरेंजमेंट तो हो ही सकता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर कार्बोकेटायन या एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। If alkyl halide is optically active, racemic mixture is formed. ऐसा क्यों है? मान लीजिए ये अल्काइल हैलाइड है, इसमें हमने एक न्यूक्लियोफाइल डाला, तो न्यूक्लियोफाइल डालने के बाद इसने कार्बोकेटायन बनाया। कार्बोकेटायन में जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब न्यूक्लियोफाइल ये कहीं से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी और यहां से भी, और इस तरह से अगर ऊपर से अटैक किया तो ये मॉलिक्यूल, और अगर नीचे से अटैक किया तो ये मॉलिक्यूल मिलेगा, which in total racemic mixture। इस तरह से हमें racemic mixture मिल सकता है। मतलब ये अगर मैं इस तरह के ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल में कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दूं, जैसे सोडियम साइनाइड या सोडियम सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा और फिर SH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह इससे जुड़ेगा।
और हमें रेसिमिक मिक्सचर मिल सकता है। तो इस रिएक्शन में हमें रेसमाइजेशन मिल सकता है या मिलता है। एनी क्वेश्चन इन स्टीरियोकेमिस्ट्री? Any doubt? इस रिएक्शन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करता है। इसके पीछे कारण है कार्बोकेटाइन का स्टेबलाइजेशन। जब कार्बोकेटाइन बनता है तो वाटर में अगर सॉल्वेंट मान लूं पोलर प्रोटेक्ट में, तो वो इसको चारों तरफ से कवर कर लेगा। और अगर चारों तरफ से कवर कर लेगा तो इस तरह से इसको स्टेबिलिटी देगा, क्योंकि दो अपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस पास पास आएंगे, जिससे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कम होगी। स्टेबिलिटी पोटेंशियल कम होने के कारण, पोटेंशियल एनर्जी कम होने के कारण स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की बढ़ेगी। तो सॉल्वेंट कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है। तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में ये स्टेबलाइजेशन फैक्टर आता है कार्बोकेटाइन के लिए कि वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें तो वहां कोई चार्ज है ही नहीं, तो जो कार्बोकेटाइन अगर आप इमेजिन करते हैं कि बना, तो उसको कोई स्टेबलाइज नहीं करने वाला। ठीक है? यस सर। आइए इसको नोट कर लेते हैं। सही कहा आपने, ये पता नहीं बाइमोलिकुलर क्यों लिख दिया गया। ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी।
कंप्लीट हो गया? यस सर। जिनका नोट हो जाए वो एग्जिट कर सकते हैं। नोट हो गया सभी का?